अस्सलाम साथियों साथियों आज अपने साथ हैं आमिर। और आमिर अगर मैं लाइजन बताऊं तो मेरे भाई हैं, चाचा के लड़के हैं। और ये तैयारी कर रहे हैं जेएलओ की, आरजेएस की। अब आरजेएस और जेएलओ तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और कौन सी ट्रेड हम उनको चुननी पड़ती है ट्वेल्थ के बाद, आफ्टर ट्वेल्थ, और ग्रेजुएशन किससे करनी चाहिए किससे नहीं करनी चाहिए, मतलब पूरी जर्नी यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो अपन इसके साथ शेयर करेंगे और ये बताएंगे, हमें डिटेल से समझाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। तो आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आमिर आप किसकी तैयारी कर रहे हो? मैं जुडिशरी में, राजस्थान जुडिशरी सिलेबस में। अच्छा, जुडिशरी में। जुडिशरी। तो भाई वो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है जुडिशरी। सबको पता है कि न्यायपालिका और अपना हाई कोर्ट में, वैसे कोर्ट में मेवन ने हम सब ने जरूरत तो पड़ी है। तो छोटे छोटे से बिंदुओं पर अपना हल्की हल्की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और अच्छी तरह एक्सप्लेन भी करेंगे जहां तक हो सकेगी, जहां तक हम समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। आमिर भाई पहला क्वेश्चन ये है कि जुडिशरी में जाने के लिए आफ्टर ट्वेल्थ और ट्वेल्थ में कौन सी सब्जेक्ट लेनी चाहिए और कहाँ कहाँ जहाँ जैसे हम गलती कर देते हैं यहाँ नहीं करनी चाहिए गलती, आप मतलब किस तरह देखते हैं? आप थोड़ी सी एक्सप्लेन करके बताओ हमको। 10वीं के बाद बच्चे को कौन सी ट्रेड दिलवानी चाहिए और यहाँ तक पहुंचने के लिए आप तैयारी कर रहे हो जुडिशरी की, तो पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखो, जुडिशरी के लिए तो सबसे पहले तो मतलब कि ट्वेल्थ में आर्ट साइड से जाना चाहिए। वैसे बिल्कुल आर्ट साइड से जाना चाहिए। अगर साइंस ले लो तो उसके बाद में आपको बदल, अगर जुडिशरी में जाओ तो ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। आर्ट्स में जाओगे आप, मतलब कि वो तो बाद मतलब ट्वेल्थ में लो, मतलब आर्ट साइड से जाओ। उसके बाद अगर 5 तो विद ट्वेल्थ के बाद 5 ईयर लो भी होती है। अच्छा। अगर आप अच्छा, कहने का मतलब आपका ये है कि अगर आफ्टर ट्वेल्थ के बाद अगर अपन जुडिशरी में जा रहे हैं तो 5 ईयर की 5 ईयर लॉ प्लस में बीए। अगर आप मतलब आप अच्छा वकील बनना चाहते हो, हाँ। अच्छे वकील के साथ साथ आप जुडिशरी में मतलब तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके लिए आप ट्वेल्थ के बाद एक क्लेट का एग्जाम होता है। क्लेट का एग्जाम होता है, वो ट्वेल्थ के बाद होता है। अच्छा। उसके लिए आप उनको मतलब गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है एलएलबी के लिए, अच्छा। लॉ के लिए। अच्छा। वो एग्जाम मतलब उसकी 1 साल प्रिपरेशन कर लो, या फिर 12 प्रिपरेशन कर लो। उसको क्लियर करने के बाद आपको मतलब कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगी, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा लॉ के लिए। लॉ के लिए। और बहुत ही अच्छी कॉलेज, एमएलई कॉलेज होती है, बहुत ही सेंटर लेवल में, सेंटर लेवल में बहुत अच्छी कॉलेज। मतलब आपके शायद ऐसा लगता है कि आप ऐसे बता रहे हो जैसे अपन नीट के लिए, एमबीबीएस कॉलेज के लिए नीट क्वालिफाई करना हाँ, पड़ता है, जैसे नीट ऐसे ही लॉ के लिए क्लेट क्वालिफाई करना पड़ता है आफ्टर ट्वेल्थ के बाद। अच्छा, बिल्कुल। अगर मतलब आप क्लेट नहीं करना चाहते हैं विद ट्वेल्थ के बाद ये प्राइवेट कॉलेजेस होती हैं। अच्छा। इनके बाद कई कई कॉलेजों में 5 ईयर लॉ भी होता है। जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, इनमें 5 ईयर लॉ कर लो। या फिर आप मतलब कि बीए कर लो, बीए के बाद लॉ कर लो, वो 3 ईयर लॉ होती है उसमें। अच्छा, बी जैसे मान लो 12वीं के बाद अपन बी करते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट, इसके बाद 3 साल की होती है। हाँ, एलएलबी होती है। हाँ, अच्छा, लो। हाँ, उसके बाद अच्छा, मतलब पूरा प्रोसेस 6 साल का, 6 साल ग्रेजुएशन 3 साल है। हाँ, वो 6 साल का होता है। उसके बाद आप जुडिशरी, या तो आप एडवोकेसी में जाना चाहो तो आप मतलब कि मेरा मानना तो ये है, अगर मतलब कि सेकंड ईयर के बाद आप प्रैक्टिस चालू कर दो। एडुकेशन जाना चाहते हो तो आप, नहीं जाना चाहते हो मतलब मतलब आपको जुडिशरी में ही जाना है तो आप एक मतलब कि आप 3 ईयर लो करो, या किसी प्राइवेट कॉलेज से आप लो कर रहे हो 3 ईयर लो, और आप जुडिशरी में जाना चाहते हो तो आप, मेरा मानना तो ये है, आप मतलब कि एडमिशन लो और कोचिंग ज्वाइन करो। अच्छा। जुडिशरी के लिए लगातार 3 साल के लिए आप बढ़िया प्रोफेशन करो। उसके लिए कोचिंग शुरुआत से फर्स्ट ईयर से कोचिंग ज्वाइन कर लो। 1 साल में आपका कोर्स हो जाएगा, 16-17 महीने का कोर्स होता है, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपको टाइम मिले उसके लिए आप सेल्फ स्टडी करो। मतलब बहुत अच्छे से आप सेल्फ स्टडी करोगे तो मतलब फर्स्ट टाइम में, मेरा मानना है तो फर्स्ट टाइम आप जुडिशरी निकाल सकते हो। अच्छा, तो आमिर भाई आप कहने का मतलब ये है कि जैसे मान ली बीए कर लिया अपन ने, उसके बाद अपन लॉ में जा रहे हैं, शायद जैसे एलएलबी कर रहे हैं, तो अगर मान लिया अपन को वैसी तैयारी करनी है कंपटीशन की, आरजेएस की, जेएलओ की, तो अपन एलएलबी के साथ साथ फर्स्ट ईयर से ही कोचिंग ज्वाइन कर लो। अगर आपको फर्स्ट टाइम में निकालना है तो मेहनत करनी है। ठीक। अगर मान ले जैसे अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि मान लो फर्स्ट ईयर के एग्जाम आएंगे कॉलेज के,
तो वो जो एग्जाम आते हैं उनका सिलेबस और जो अपन तैयारी करेंगे उनका सेम है या उनमें थोड़ा बहुत? जैसे अपन लॉ की सब्जेक्ट होती है, अगर मतलब कि आप 3 लॉ कर रहे हो, अपने राजस्थान में तो मतलब कि 27 सब्जेक्ट है, 3 लॉ मिला के। अच्छा तो अपने जो अभी आरजेएस के जुडिशरी सिलेबस है अपना आरजेएस राजस्थान में, वो 18 सब्जेक्ट है लॉ का। अच्छा मतलब कि एलएलबी से कम ही सब्जेक्ट है, 18 सब्जेक्ट है। और हिंदी इंग्लिश होते हैं, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होती है हिंदी इंग्लिश, हाँ ये दोनों एडिशनल सब्जेक्ट है, उसमें मिलाकर चलनी पड़ेगी, उसमें उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा आमिर, जैसे मान लिया अपन LLB 3 साल की कर ली कंप्लीट, LLB अगर अपन प्रॉपर रूप से LLB करें मतलब उस पर ही ध्यान दें, तो उसका सिलेबस है जो अपने जुडिशरी में अगर कंपटीशन में जा रहे हैं, जैसे जेएल लो आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें से भी कुछ उसमें आता है या उसका अलग आता है ना, आता है? ज्यादा मतलब कि जो अपने एलएलबी के सब्जेक्ट, उसमें से मतलब कि आधे से ज्यादा सब्जेक्ट उसमें रहती है, जुडिशरी में रहती है। जुडिशरी, हाँ अच्छा जुडिशरी में जैसे मान ले, अब मेन क्वेश्चन ये आता है, ठीक है आपने बताया कि मान ले 12वीं के बाद चाहे 11वीं 12वीं आर्ट से कर लो, और अगर साइंस साइड से जब भी अपन बाद में ट्रैक चेंज कर सकते हैं, ट्रैक चेंज कर सके आप आर्ट में आ सकते हैं बिल्कुल आफ्टर 12 के बाद। आफ्टर 12 के बाद। और मान ले जैसे अब किसी बच्चे के पास 12वीं के बाद भी जैसे बीएससी कर ली किसी ने साइंस साइड से, जैसे इंजीनियरिंग कर ली बीटेक, तो वक्त बाद LLB कर सकते बाद एलएलबी हो सकती है, उसके बाद हैं, वो 3 साल की। वो 3 साल की हो सकती ठीक है। और LLB के बाद अगर मान ली किसी को तहसील में प्रैक्टिस करनी है, तो कहीं ना कहीं आपने बताया कि भाई 2 साल बाद जैसे 1 साल लास्ट ईयर भी उसमें उसको चले जाना है, चाहिए। चले जाना चाहिए, हाँ तहसील में कोर्ट में बैठ जाना चाहिए। अगर एडवोकेसी तैयारी करनी है, एडवोकेसी करनी है तो बैठ जाना चाहिए। और अगर मान लो किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है, जैसे आपने बताया कि पीपी रहता है, एक जेल लोग रहता है और एक आरजेएस तो रहता ही है, जिसकी आपने मेन रूप से भी तैयारी की है। और साथ ही मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आमिर ने अभी हाल ही में प्री एग्जाम दिया है आरजेएस का, उसका रिजल्ट आना भी बाकी है, तो इंशाल्लाह शायद कहीं कहीं बढ़िया रिजल्ट आएगा, तो दुआ करना। अब आमिर मेरी क्वेश्चन है, जैसे मान ले अब आपने आरजेएस की तैयारी करी, तो आरजेएस में क्या प्रोसेस है, मतलब कितने एग्जाम होते हैं, पहले क्या होता है, वक्त बाद इंटरव्यू है या नहीं, इनके बारे में थोड़ा सा। जैसे राजस्थान आरजेएस में, जैसे राजस्थान जो जुडिशरी आरजेएस की, राजस्थान हाईकोर्ट जो आरजेएस की वो करवाती है, एग्जाम करवाती है, उससे पहले होता है प्री एग्जाम। प्री एग्जाम में 18 सब्जेक्ट लॉ की होती हैं और हिंदी इंग्लिश होती है, ग्रामर। फिर होता है मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम मतलब 18 सब्जेक्ट रिटर्न होता है, और हिंदी इंग्लिश में 50-50 नंबर के पेपर होते हैं, दोनों में ऐसे होता है, ऐसे राइटिंग। और फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। अच्छा, जो प्री एग्जाम होता है, प्री में ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन आता है। हाँ, अच्छा, जो अपना क्या कहते हैं, उसके बाद दूसरा एग्जाम होगा, रिटर्न होता है। अच्छा, जो प्री एग्जाम होता है इसमें जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि 2 एग्जाम होते हैं, तो एक एग्जाम अपन को क्वालिफाई करना रहता है, सिर्फ प्री के लिए प्री क्वालिफाई करना पड़ता है, प्री क्वालिफाई करना पड़ता है मेंस के लिए। अच्छा, मेंस के लिए, मेंस मेंस में जाने के लिए। अच्छा, फिर इसके बाद मेंस के बाद अगर मेंस आप क्लियर करते हो तो आप इंटरव्यू में जाओगे, इंटरव्यू कॉल होगी, मतलब कि आप जितनी भी सीट वैकेंसी निकली है इंटरव्यू के लिए, उसके 3 गुना वैकेंसी को 3 गुना आप कॉल करेंगे। अच्छा, इंटरव्यू के लिए जितने वैकेंसी उनका 3 गुना बुलाएंगे। फिर उनमें से सेलेक्ट कर उन जितनी वैकेंसी उनको लेंगे और बाहर। अच्छा, जो ये प्रोसेस होता है, जैसे मान लो प्री एग्जाम हो गए, तो इनके बीच में मतलब एग्जाम होने के बाद फिर हमारा मेंस हो गया, इसके बीच में कितना समय देता है, मतलब कितना डिस्टेंस रहता है? दोस्तों वो तो हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे लगभग 2-2.5-3 महीना, 2.5-3 महीना। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है, अपन को जो मेंस की तैयारी है वो प्री के साथ साथ कर लेनी चाहिए। मतलब कि अपन को जब जुडिशरी की स्टार्ट आप तैयारी ही करो, तो आप शुरू से ही मेंस की तैयारी की स्टार्ट करो। अच्छा, मेंस की तैयारी के साथ साथ ही आपकी प्री की तैयारी अपने आप होती जाती रहती है। अच्छा, जैसे मान लें अपन ने स्टार्ट करी भाई, जैसे अपन आरजेएस की, जेएलओ की, कोई भी जुडिशरी में जा रहा है, तो आपके कहने का मतलब ये शुरू से ही अपना मेन फोकस होना चाहिए मेंस पर, शुरू उसी के साथ साथ अपने हो जाएगी, ये तो अपने ऑटोमेटिक ही हो जाती है प्री के लिए तैयारी। आप लास्ट के 1 महीने में आप मतलब जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं उनको लास्ट के 1 महीने में 1.5 महीने में लगा लो, आप तैयारी पेपर एग्जाम दे लो, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, कोई अदर्स कोचिंग की जिस कोचिंग में आपको जो लोग कोचिंग की है उसमें ज्वाइन कर लो। सारे कोचिंग वाले टेस्ट सीरीज लगाते हैं, सब पता चल जाता है लास्ट में। चलो, अच्छा एक क्वेश्चन और है, जैसे मान लें अपने कई बार अब आपने तैयारी की है, तो आपने प्री एग्जाम दे दिया, फिलहाल दे चुके, अब अपना मेंस है, तो प्री के लिए जैसे मान ले अपन टेस्ट सीरीज, आपने कहा अभी एक बार टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज का क्या मतलब क्या रोल रहता है, मतलब बेनिफिट कितना रहता है जब भी जैसे, और आपने टेस्ट सीरीज दी या नहीं दी, और मैं प्री की
एक प्रॉपर रूप से तैयारी की थी या मेंस के साथ साथ ही प्री की हो गई? जो शुरुआत में जैसे जिस सर से हमने कोचिंग की है मैंने, तो सर बताते थे मतलब कि आप शुरू से ही मेंस के लिए तैयारी करते चलो जैसे भी है। उसके बाद मतलब लास्ट के 1-1.5 महीने में मतलब 2 महीने 3 महीने जितने बार लेना चाहो तो प्री की तैयारी प्री के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो किसी भी कोचिंग की। जैसे हमने कोचिंग की मतलब जो मेरी खुद की कोचिंग जिसमें मैंने कोचिंग की थी जयपुर में, स्वास्थ्य कोचिंग के नाम से कोचिंग है, उससे मैंने कोचिंग की थी। तो उसी की मैंने टेस्ट सीरीज लगाई थी सर। और अपने पास बुक्स आती हैं, बुक्स मतलब एमसीक्यू की बुक आती है, उसमें मैंने क्वेश्चन लगाए थे, ऐसे लगाता है। अच्छा आमिर, ऐसे रहता है कई बार क्या होते हैं बच्चे, अब जैसे हमने भी तैयारी की थी जब, लेकिन नहीं हुआ किसी में। लेकिन बहुत से क्या होता है कि जैसे हम भी बहुत बार ऐसे भटक गए भाई कि कहीं रह गए कि अपन जब मार्केट में जाओ तो अपन कोचिंग कर लिया, अब आपने कोचिंग किया तो उसमें नोट्स भी मिलते हैं हार्ड कॉपी। तो बहुत से सर ऐसे बोलते हैं कि भाई अपन को इनके अलावा कोई भी यूज नहीं करनी, कोई मतलब एडिशनल चीज इसमें मिलानी नहीं, इस पे फोकस करो, ये सामग्री बहुत है। तो मार्केट में अगर मान लें अपन मार्केट में कोई बुक परचेज कर रहे हैं या खरीद रहे हैं, कोई भी बाहर सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सही रहता है या उससे अपना लाइन थोड़ी सी ट्रैक जो। देखो ज्यूडिशरी के लिए तो एक सीधा फंडा है। हाँ, आपके पास जो डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं जाएगा, सीधा सब 18 डायरेक्ट को जितनी पकड़ करोगे उतना अच्छा फायदा रहेगा। डायरेक्ट याद आपको ज्यूडिशरी के लिए सीधी सिंपल बात अच्छा है। मेरा मेन क्वेश्चन अब आमिर ये है कि आप जिस कोचिंग से आपने कोचिंग की है उसको उस कोचिंग में आपको हार्ड कॉपी मतलब नोट्स भी दिए होंगे, तो आपने उनके अलावा कोई सामग्री यूज करी थी मार्केट से? जैसे मान लो बहुत से बच्चे को किताबें मिलती हैं, सब चीज की मिलती है, आपको पता है जोड़ी के मिलते होंगे, तो आपने यूज की है या आपने जो नोट्स से जो हार्ड कॉपी कोचिंग से मिली, जो कोचिंग में पढ़ाया था वही पढ़ा था सिर्फ? देखो जो हमारे सर थे, सर हमसे सीधे एक सिंपल बात को बोलते थे, ना तो नोट्स मिलेंगे ठीक है। और ना ही ऑनलाइन क्लास आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। जैसे इनमें रेगुलर क्लास चलती जाए ऐसी क्लास आप लेते जाओ। अब डे बाय डे जो क्लास लेनी है अच्छा आपने पूरी ऑफलाइन क्लास ली? और ऑफलाइन मैंने क्लास ली, मतलब कोचिंग में अंदर बैठ कर अपने हाथ से नोट्स बनाए थे, अपने हाथ से करे थे, ना तो किसी कहीं से मैंने बाहर से नोट्स लिए। और पहले भी सर ने मना कर दिया था कहीं से बाहर से जब नोट्स लेने नहीं, अपने हाथ से बनाओ, अपने खुद पढ़ो। हाँ, रेगुलर ये बिल्कुल सही बात है, खुद का रिटर्न जो हाथ में रिटर्न हो, रहता है। दिमाग में अच्छा। और आप उनको मतलब कि जो बाहर से अपन नोट्स लेते हैं ना, हाँ, हाँ। ये एक तरीके से अपन को विकलांग बना देते हैं। अच्छा मतलब कि अपन को मतलब कि मेहनत नहीं करवाते, मतलब हाँ, बार बार हाँ। पता मिल गया तो तैयार पढ़े हाँ वो रीडिंग कर ली थी ना, हाँ। दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर भी और आप खुद लिखोगे खुद बनाओगे, कम से कम दिमाग लगाओगे उसमें। बिल्कुल। तो ये बात है। पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, वही मैंने लिखा। ये मैं विकलांग बनाने का शब्द कि सर ने हमको बताया था। हम सर से बोल रहे थे कोचिंग में, सर आप एक केस लॉज होते हैं, तो हमने बोला सर आप अपने केस लॉज हमें दे दो, तो सर ने साफ मना किया हमसे, आप खुद अपने बनाओ, मैं तो दे तो दूंगा, तो तुम विकलांग हो जाओगे उसके बाद में। इसलिए हम खुद ने मेहनत करी, खुद ने बनाएंगे खुद ने। वैसे आमिर जैसे मान लो बहुत से, अब अपन बहुत से यूपीएससी की जब तैयारी करते हैं, स्टेट लेवल की पीएससी आरपीएससी, मतलब उनकी स्टेट लेवल की जब हम तैयारी करते हैं तो बहुत सी ऐसी रहती हैं, जैसे यूपीएससी बहुत से बच्चे बताते हैं कि अपन को जो भी टॉपिक अपन तैयार करा है उसके ऊपर थोड़ी सी आपस में डिस्कस कर ले तो बहुत अच्छा रहता है। तो जुडिशरी में भी यही है कि जुडिशरी में जैसे मान लो अपने रूम पे आप 2 बंदे 3 बंदे रहते होंगे, तो आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, तो आपने भी आप कभी ऐसे किया है कि आपस में डिस्कस और करना जरूरी है, या बात अगर ना करे तो कोई? देखो अगर आपके पास सभी टाइम है, जैसे आप कोर्स कंप्लीट है, ठीक। कोचिंग कर ली, कोर्स कंप्लीट है, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप मतलब कोई टॉपिक उठा ले, कोई एक डायरेक्ट उठा ले, डायरेक्ट में कोई मतलब टॉपिक है, उसके बाद थोड़ा सा मतलब ग्रुप डिस्कशन आपस में सुन लेना। वो आपने याद किया वो मुझे सुना दो, आप वो मैंने याद किया वो आपको सुना दो, दोनों को हो जाते। अगर कहीं मेरी गलती निकली तो आप मुझे टोकोगे, ये तेरी गलती यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे नहीं ऐसे, वो हमेशा आपको याद रहेगी। हाँ ये बिल्कुल सही बात याद रहेगी ना भैया, मेरे से उसने मेरे को बताया थी ये गलती, और हमेशा याद रहेगी, कभी है। आप उस गलती को नहीं हाँ, भूलोगे। ये हमें फंसा था और मतलब। एक दूसरे को सुनाने से गलती ही नहीं करती, और उसे आपको मतलब बुरा नहीं मानना चाहिए। तो आमिर एक बात, आपने एक शब्द बोला बैरेक्ट, 2-3 बार बोल दिया, अच्छा इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करो क्या होता है ये, मतलब थोड़ा सा हमारे। डायरेक्ट जैसे लो की बुक्स होती हैं, अच्छा बुक्स अलग होती है, डायरेक्ट अलग होते हैं, इसमें सेक्शंस, डायरेक्ट में सेक्शंस होते हैं, सेक्शन होते हैं। सेक्शंस के साथ दृष्टांत होते हैं, मतलब जो एग्जांपल्स होते हैं, हाँ हाँ और बिल्कुल। स्पष्ट इसको समझाया होता है हर सेक्शन एक्सप्लेन मतलब एक्सप्लेन से, अच्छी तरह ये से। डायरेक्ट होते हैं। और बुक्स होती है उसमें और तो इनकी कितनी संख्या होती है, कोई फिक्स संख्या या इसकी जैसे बैरेक्ट की संख्या है कि जैसे 18-19-20 फिक्स है, या कोई घने सारे हैं, या किताब आते हैं, या बुक्स अलग होती है, डायरेक्ट अलग होती है। अच्छा जैसे जुडिशरी में हमारे राजस्थान जुडिशरी में सिर्फ 18 डायरेक्ट है, अच्छा। एक
डायरेक्ट नहीं है, वो एक बुक्स ही है, इंटरप्रिटेशन बोलते हैं जिसको। इंटरप्रिटेशन। उसके अलग वो एक बुक्स ही है, और ठीक। सारे 17 के 17 डायरेक्ट है। ठीक। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको भी अपन डायरेक्ट मान लेते हैं। अच्छा आमिर, आपने बताया कि भाई अब जिस कोचिंग, अच्छा कोचिंग का क्या टाइमिंग है, मतलब कितने कितने, एक महीने 2 महीने, कितना टाइम लेते हैं कोचिंग अपन, जैसे पूरा सिलेबस है, और आपने किस तरह मतलब जब कोचिंग कैसे ज्वाइन की और फिर कैसे कैसे, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके कितना टाइम लगा कोचिंग पूरी करने में, उसके बाद कितनी मतलब सेल्फ स्टडी की, उसके बारे में हल्का सा। देखो कोचिंग के लिए तो आपको अगर कोचिंग टाइमिंग होता है 2 टाइमिंग, जैसे मैंने कोचिंग की जिस कोचिंग में, उसकी सुबह और शाम में टाइमिंग होती है, ठीक। 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम को होती ठीक। थी कोचिंग में। अगर आपको कोर्स जल्दी करना है, अगर आप सर अलाउड करते हैं दोनों टाइम आने के लिए कोचिंग में, तो आप कोर्स कंप्लीट जल्दी करना है तो दोनों टाइम चले जाओ, तो आपको बीच के मतलब कि सेल्फ सेल्फ के लिए टाइम नहीं मिला फिर बीच में। अच्छा सेल्फ स्टडी। तो बीच में आप रेस्ट भी तो करना होता है, जैसे आप हाँ। सुबह 8 बजे गए 12 बजे आए, तो 2 बजे से कोचिंग स्टार्ट हुई, बाद शाम को 6 बजे खत्म हो रही है, 7 बजे खत्म हो रही है, तो बीच में हाँ, रेस्ट भी लेना पड़ता है, दिमाग को भी एक खाना भी संतुलन। खाना पड़ता है। हाँ। तो मेरा मानना है तो आप एक टाइम पे कोचिंग करो, एक समय, और सभी से टाइम लेके आप तैयारी स्टार्ट करो। एक टाइम जैसे सुबह मॉर्निंग का भेजो तो आप मॉर्निंग में कोचिंग जाओ, फिर बाद में शाम पढ़ो, को अपना आराम से। और या इवनिंग में कोचिंग जाओ, सुबह आप हाँ, उठो आराम से पढ़ो, एक समय कोचिंग करो, 16-17 महीने में कोर्स खत्म हो जाएगा। 16-17 महीने 16-17 महीने कोर्स कंप्लीट। कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेल्फ स्टडी। उसके बाद सेल्फ अच्छा स्टडी जैसे कोचिंग के साथ साथ जैसे हम पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक चल रहा है अपना है ना कोचिंग, उसको भी अपने साथ 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 ही साथ कवर करते रहो। उनको क्या बात है, लो का एक नियम है, अगर आप लो को एक बार पढ़ ली और आपने 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन छोड़ दी, बिल्कुल तो साथ दिमाग से दोबारा उसको फोटो मतलब साथ के साथ ही लेकर चलो, तो फिर मतलब बार बार आपने देख लिया, एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, 4 बार देख लिया, 5 बार देख लिया, कम से कम उसको देखते गए फिर आपको मतलब कि 1 महीने बाद भी देखो, कम से कम उसको थोड़ा मिल जाएगा आपको, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए मेरे को, मतलब बार बार जितनी बार हो उसको डायरेक्ट मतलब पढ़ते जाओ, जितनी आपका रिवीजन हो उतना आपके लिए फायदा है, जितनी दिमाग बार में क्लियर होते जाएगी हर हाँ। चीज। तो कहने का मतलब भाई ये है कि मान ले जब अपने जुडिशरी में उतरेंगे, तो जैसी भी कोई भी तैयारी करेंगे, अपने जेलों की कर लो, चाहे आरजेएस की कर लो, चाहे वकील की कर लो, तो इनमें क्या होता है कि सेक्शन होते हैं, बैरेक्स होते हैं और आर्टिकल रहता है, तो इनकी बार बार जब अपन रिवीजन करेंगे, सही बात है बिल्कुल, जब ये दिमाग में बैठेगा और जब भी अपना जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होंगे उनके साथ साथ। तो आमिर का बिल्कुल सही कहना है ये, और इससे जाहिर सी बात, अपन कोई भी कंपटीशन जब कराएं तो हम बार बार रिवीजन जरूर मांगता है, अपन एक बार में तो सही कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही नहीं सकते। तो हमारे मास्टर भी ये बताते थे कि एक बार जब चीज पढ़ते हैं तो इंसान के 5 या 10% ही दिमाग में बैठती है, फिर बार बार जब उसमें अपन रिवीजन करेंगे जब भी जाके कहीं ना कहीं जब भी हम 70-60% वहां तक पहुंच पाएंगे। 100% तो कहीं ना कहीं आमिर एक ऐसी कोई चीज है जो क्लियर हो जाएगी 100% एकदम में जब भी ना हो सके, एकदम नहीं। अगर हम 10 बार ही पढ़ेंगे जब भी शायद कहीं नहीं होगी 100%, जब भी 90% वहां तक पहुंच पाएंगे। तो आमिर ये था, ठीक है कोचिंग हो गई, कोचिंग के बाद फिर अपना एग्जाम लगता है, फ्री होता है ना। अच्छा फ्री होने के बाद फिर टाइम मिलता है 2-2.5 महीने का, और उसके बाद मेंस। मेंस के बाद मेंस क्लियर करने के बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू कॉल। उसमें आप बता रहे हैं जैसा कि आपने बताया कि भाई 2-3 गुना बच्चे को बुलाते हैं, इंटरव्यू के लिए 3 गुना बच्चे 3 गुना बच्चे को बुलाते वैकेंसी हैं वैकेंसी के हिसाब से, हाँ। जितनी वैकेंसी उनका 3 गुना। 3 गुना मिला है। फिर इंटरव्यू में उनको सेलेक्ट करते हैं जितनी वैकेंसी है सीट है, और जितने बाहर वो ये रहता है, ये प्रोसेस है। सीधी बात है हाँ। तो साथियों जैसा कि आपने ये जो जुडिशरी का है आपने सब कुछ समझा होगा शुरू से अंत तक, और एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या होता है कि शुरू में जब अपन 10th पास करते हैं तो उसके बाद अपन को साइड चूज करनी पड़ती है, इस कोई आर्ट में जाता है, कोई साइंस में जाता है कोई बच्चा। उसके बाद क्या होता है कि अपन 12 के बाद 12 तक साइंस ले ले कोई दिक्कत नहीं, 12 के बाद ग्रेजुएशन करनी पड़ती है यूजी। तो यूजी में अपन आर्ट साइड मतलब बीए कर सकते हैं, और साइंस साइड बीएससी बीटेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर जुडिशरी में जाना है तो एलएलबी करनी पड़ती है। क्यों भाई? एलएलबी 3 साल की होती है। अगर मान ली बीए करने के बाद अपन एलएलबी कर रहे हैं, जब होती है टोटली प्रोसेस होता है 6 साल का, 3 साल की ग्रेजुएशन और 3 साल का एलएलबी। अगर मान ली 12 के बाद 5 साल वाली भी रहती है, जैसे एक साथ भरे जिसको 5 साल के हाँ 5 ईयर लो बीए प्लस हाँ 5 ईयर लो है ना, वो बीए एलएलबी मतलब उनका एक साथ फॉर्म लगता है। ठीक है। और अगर किसी बच्चे को सरकारी से जैसे एलएलबी करने है तो उसके लिए क्लेट का एग्जाम होता है। गवर्नमेंट अगर कॉलेज चाहता है, गवर्नमेंट कॉलेज अगर चाहिए किसी को, उसके लिए क्लेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। जैसे कि अपन क्या कहते हैं एमबीबीएस के लिए नीट क्वालिफाई करने पड़ते हैं, बीटेक के लिए
अपने IIT क्वालिफाई करनी पड़ती है, ऐसे ही लॉ के लिए क्लर्क। ठीक है, अगर मान लो किसी बच्चे को भाई LLB ही करनी है तो शायद कहीं ना कहीं ये बढ़िया ऑप्शन है, 12वीं के बाद क्लेट की तैयारी करो, चाहे 12वीं के साथ साथ क्लेट की तैयारी कर लो और उसको क्वालिफाई करके लॉ में चले जाओ। गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी सेंट्रल लेवल पे, बहुत बड़ी, बहुत अच्छी कॉलेज है। तो मैं बात ये इनसे जितने भाई, जितने भी छोटे बड़े भाई जो भी तैयारी कर रहे हैं और जो लॉ में जाना चाहते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं हमें लगता है कि क्लेट की तैयारी उन्हें करनी कर लेना चाहिए, है ना भाई, क्योंकि अगर उसे पता है मेरा फ्यूचर मुझे वकालत में बनाना है, सीधी सिंपल बात है, देसी भाषा में वकालत में वकील बनो या कोर्ट में जाओ या जज बनो या सरकारी वकील बनना है, तो अपन को क्लेट की तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल कर बिल्कुल। और नहीं करना है तो प्राइवेट अपन को बता ही दिया, उनमें डोनेशन लगता है, तो मोटी फीस रहती है LLB में, पढ़ाई भी नहीं होती यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। और आमिर एक बात हाँ ये और वो क्या कहते हैं पूछना भूल रहा है कि अगर जैसे LLB अपन प्राइवेट कर रहे हैं तो फीस लगभग एक साल की कितनी रहती है एवरेज? प्राइवेट अपने अंदर अलग अलग कॉलेज के हिसाब से होते हैं, या अगर अच्छा नॉर्मल जैसे अब आपने भी जैसे मैंने की LLB, मैंने 16-17 हजार फीस एक साल एक साल में देता। एक साल की 17,000। 17,000। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डोनेशन होता है, ये सही बात है कि हर कॉलेज में अलग अलग होता है, तो बड़ी कॉलेज है तो उसमें बड़ी फीस है जाहिर सी बात, और छोटी कॉलेज है तो उसमें 17-20 हजार ये एवरेज फीस है, मतलब इससे कम तो शायद कहीं कहीं नहीं होगी, इतने 15 से प्लस पर। तो ठीक है भाई, अब शायद मुझे लगे कि तुम्हारे भाई थोड़ा समझ में भी आए होगा, जब आइए भी जुडिशरी में जाना हो तो यह प्रोसेस कर ले जो हमने बताया।